आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आषाढ़ का एक दिन नाटक का अध्ययन करेंगे। यह नाटक मोहन राकेश का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। 1968 ईस्वी में इसे संगीत अकादमी पुरस्कार मिला। ये इम्पॉर्टेंट है और यह हिंदी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इनका दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस। इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 1963। फिर है आधे अधूरे, ये भी एक नाटक है। आधे अधूरे, इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 1969। इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, जैसे कहानी में क्वार्टर, पहचान, मवाली, मलबे का मालिक, मलबे का मालिक, उनकी उपन्यास हैं। उपन्यास में जैसे अंधेरे, बंद कमरे, ना आने वाला कल, ना आने वाला कल, अंतराल, और नीली रोशनी की बाहें। नीली रोशनी की बाहें और पैरों तले जमीन। इनका ये आखिरी उपन्यास है, पैरों तले जमीन। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है यात्रावृत्त। आखिरी चट्टान पर। फिर है कालिदास के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। कालिदास जो आषाढ़ का एक दिन का नायक है। नायक की पृष्ठभूमि जब हमें पता होती है तो नाटक ज़्यादा रुचिकर लगता है। कालिदास का समय जो है 1 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है। इनका कोई निश्चित समय नहीं निर्धारित किया गया है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ थे। फिर इनकी रचनाएं हैं ऋतु संहार, मेघ
दूतम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, मालविका, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। और एक प्रसिद्ध नाटक इनका है अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, शा अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास संस्कृत के महान नाटककार थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि भी थे। ये नाटक उन्हीं पर निर्धारित है। इस नाटक में महत्वपूर्ण बात है कि इस नाटक में 3 अंक हैं, 3 अंक हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इस नाटक में कितने अंक हैं? 3 अंक। 3 अंकों में इस नाटक को पूर्ण किया गया है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? कालिदास कवि हैं, दंतुल राजपुरुष हैं, मातुल कवि मातुल हैं, निक्षेप ग्राम पुरुष हैं, विलोम ग्राम पुरुष, रंगणी नागरी, संगिनी नागरी, अनुस्वार अधिकारी है, अनुसार नासिक जो है अधिकारी है, प्रियंग मंजरी जो है वो राजकन्या है। अधिकारी कहाँ का है? उज्जयिनी का है, उज्जयिनी। देखिए नाटक यहाँ से शुरू होता है। पहला अंक है ये, पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे मंद पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। उस समय का वर्णन किया जा रहा है कि जब पर्दा उठ रहा है तो क्या सुनाई दे रहा है? हल्का हल्का मेघ गर्जन हो रहा है, वर्षा का शब्द सुनाई दे रहा है, जो बूंदें पड़ रही हैं। पर्दा उठने के अनंतर, अनंतर मतलब कुछ समय तक, कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे मंद पड़ जाता है, मतलब वो आवाज़ जो आ रही है धीरे धीरे कम हो जाती है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक के चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी सी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दीपक रखे हैं। साधारण प्रकोष्ठ का मतलब होता है एक साधारण सा कमरा या कक्ष जो एकदम सामान्य रूप से, मतलब ये मल्लिका जो इसकी नायिका है, नायिका के घर की अ, बात बता रहा है लेखक। इसकी दीवारें कैसे हैं? लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पुताई की गई है। पहले के समय में मिट्टी से ही पुताई होती थी। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक बने थे। स्वस्तिक का मतलब ये निशान जो है ये बना हुआ है। सामने का द्वार अंधेरी सी ड्योढ़ी में खुलता है। ड्योढ़ी का मतलब कि जैसे ही ये दरवाज़ा खुला तो ये भाग जो होता है इसकी ड्योढ़ी कही जाती है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक बने हैं, मतलब दोनों ओर का इस दीवार पे, यहाँ पे ताक का मतलब होता है इसे कुछ सामान रखने के लिए जगह बना दी जाती है, उसे ताक कहते हैं। उनमें मिट्टी के बुझे हुए दीपक रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए खुलता है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे हुए तल्प का एक कोना दिखाई पड़ता है।
तल्प का मतलब होता है बिस्तर। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं, उन पर गेरू और हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। कमल और शंख ये हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण चिन्ह माना गया है, जो पहले या और अब भी गांव में अब भी जो है दरवाज़ों पे कमल या शंख के निशान दिखाई देंगे। गेरू एक पदार्थ होता है जो ऑरेंज कलर का होता है, उससे जो है पहले के ज़माने में लिखाई का काम होता था। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है, जहाँ से बीच बीच में बिजली कौंधती हुई दिखाई देती है। कौंधने का मतलब चमकना। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है, जिसके आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े कुंभ रखे हैं। कुंभ का मतलब घड़ा होता है, घड़ा। मिट्टी का घड़ा आज भी हम लोग देख रहे हैं। उसी तरह से पहले बहुत बड़े बड़े घड़े होते थे जिसमें अनाज रखे जाते थे। कांसा क्या है? कांसा एक पदार्थ है। पहले के समय में पीतल और कांसा यही बर्तन चलता था। जिन पर कालिख और काई जमी है, उन्हें कुसा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। ये तल्प मतलब शैया दिया है, मतलब बिस्तर। झरोखे से सटा हुआ एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाघ छाल बिछी है। चूल्हे के निकट एक चौकियां पड़ी हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती से अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के निकट आ जाती है। मल्लिका इस नाटक की नायक है और अंबिका उसकी माँ है। यहाँ काम क्या कर रही है? अंबिका जो है छाछ में धान फटक रही है। छाछ का मतलब सूप होता है, जिससे अनाज की सफाई की जाती है, सूप। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के निकट आ जाती है। मल्लिका कहती है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा। दूर दूर तक उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो, देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। वह जो है आषाढ़ का एक दिन मतलब पहले दिन ही बारिश होती है, वह बाहर रहती है, भीग जाती है और आकर उस वर्षा का वर्णन कर रही है कि कैसे उस वर्षा का अनुभव मुझे हुआ। उपत्यकाएं का मतलब होता है जो पहाड़ होते हैं, तो ये जो ज़मीन, पहाड़ के जो नीचे की ज़मीन है, ये सब ये उपत्यकाएं हैं, और ये सब ज़मीन जो है ये अधिपत्यकाएं होती हैं। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। अंबिका जो है क्रोध में है और वह ऊपर से नीचे तक उसको एक बार देखती है, फिर जो है अपना सिर नीचे कर लेती है। गई थी दक्षिण से उड़कर आती हुई, बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। बकुल पंक्तियाँ, जब बारिश होने लगती है तो देखते होंगे आसमान में बकुले जो है वो उड़ने लगते हैं, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके केशों को चूम कर खड़ी होती हुई शीत से सिहर जाती है। शीत से मतलब जब भीग गई है तो उसे ठंड लग रही है, तो उस ठंड से वो सिहर जाती है। सिहरने का मतलब कि कांप जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ हैं माँ? इस तरह खड़ी रही तो मैं जुड़ा जाऊंगी। जुड़ाने का मतलब कि ठंडी हो जाऊंगी, ठंडी हो जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोशपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। आक्रोशपूर्ण दृष्टि से का मतलब हो गया क्रोध से। क्रोध से उसे देखती है। अंबिका सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। तल्प मतलब वही बिस्तर या सैया। तुमने, मल्लिका कहती, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए? फिर अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं
जाऊंगी और जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ द्वार के पास से मुड़कर अंबिका को की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं है, तनिक खेद नहीं मतलब जरा भी दुख नहीं है। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा देती है। चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए थे। धुआंरे का मतलब धुंधला हो, जैसे कि जब मेघ छाता है, बादल आते हैं तो अंधेरा थोड़ा हो जाता है, धुआंरे मेघ कह रही है। धुआंरे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती आई। जैसे ये पहाड़ होता है तो पहाड़ों काट कर ये नीचे नीचे एक रास्ता, सीढ़ी नुमा एक रास्ता बनाता है, तो ये पगडंडी हो जाती है। नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया। अंशुक का मतलब होता है आंचल या दुपट्टा। आंचल या दुपट्टा। जब हवा तेज चल रही होती है, ऊपर से वो नीचे की तरफ आ रही, तो उस समय जो है उसका आंचल या दुपट्टा उसका उड़ जाता है। फिर बूंदें पड़ने लगीं। सहसा अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वस्त्र बदल लूँ, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। और बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। उस बारिश का अनुभव उसे बहुत ही अच्छा लगता है, जिसका वर्णन वो नहीं कर पा रही है। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लाती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी आकृति की झलक भी दिखाई दे जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। फिर गुनगुनाने लगती है। वो बरसात की जो है तारीफ कर रही है कि किस तरह हुआ था। नील कमल की तरह वो कोमल था, नीले कमल की तरह। और आर्द्र, आर्द्र का मतलब गीला, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। सबका कैसा होता है जिसे हम देखते हैं लेकिन उसे बता नहीं सकते। तो वो कह रही कि उसे मैं पकड़ना चाहती थी, देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई, क्योंकि बारिश को अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। उष्णता का यह स्पर्श। फिर उसके बाद वह संस्कृत के कुछ श्लोक जो है गाती है। माँ, आज के वे क्षण कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। वह जो पहाड़ों के बीच से जो वर्षा का मौसम था, बहुत ही अद्भुत था। और वह उसे देखकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है और कहती है कि ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। अस्पृश्य का मतलब हुआ जिसे स्पर्श ना किया जा सके, जिसे स्पर्श ना किया जा सके, अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो, मतलब ये कह रही है कि जैसे वह स्पर्श न करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मैं उसे पकड़ सकती हूँ, उसे देख सकती हूँ। मांसल का मतलब होता है शरीर। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई क्यों कोई पर्वत मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती हुई मेघमालाओं में खो जाता है
क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश से बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? वह बताती है कि आज मैं समझ पाई कि क्यों जो है लोग लोग मतलब जो कवि हैं वो पर्वत शिखरों की सहलाती हुई मेघमालाओं में खो जाते हैं। मेघमाला का मतलब होता है जो मेघ उठ रहे हैं बादलों में, हम देखते हैं कि जब इस तरह से एक के पीछे एक बादल दिखाई देते हैं तो यही मेघमाला कहलाती है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश से बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप की हूँ? अंबिका कहती है, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। वह गुस्से में है और कहती, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो माँ, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के निकट आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। छाछ का मतलब वही सूप जिससे अनाज साफ किया जाता है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। घा और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहने पर मैं अकेली नहीं होती। वो कहती है कि और मैं घर में दुकेली कब रहती हूँ? दुकेली कब रहती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहने पर मैं अकेली नहीं होती। कि जब वो मल्लिका रहती है, घर में रहती, तब भी वो कालिदास के बारे में ही बातें करती है या कविता के बारे में ही बातें करती रहती है और उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। तो वह घर में न रहते रहते हुए भी न रहने के बराबर ही रहती है। इसलिए माँ, उसकी माँ जो है अपने को अकेला महसूस करती है। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख आती है। मेरे घर में रहने पर भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो। भर्त्सना का मतलब बुराई करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ। और और कभी कहती हो पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, फिर अंबिका जो है गुस्से में है, फिर वो कहती, दूध हटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। औटाने का मतलब होता है गाढ़ा करना। दूध को वो गाढ़ा कर दी है, उबाल दी है। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। और जाकर थोड़ी देर अंबिका कहती, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी वो मतलब बता रही, मुझे अभी काम है। तल पर विश्राम करने का मतलब हुआ तल पर आराम कर लो, सैया पर आराम कर लो। मल्लिका, नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव होता है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। बूंदों के पुलक का मतलब होता है बूंदों का स्पर्श का अनुभव, मतलब बूंदें जब गिरती हैं तो जो स्पर्श होता है बूंदों, उसे कहते हैं कि पुलक का अनुभव होता है कि शरीर पे जब बूंदें पड़ेंगी तो उसका अनुभव उसे अभी भी हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं मतलब बहुत देर तक जब बारिश होती रहती है और उसमें भीगते रहते हैं तो रोम छिद्र जो है वो खुल जाते हैं, तो उसी को सीजना कहते हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है। वह उदास है इसलिए थोड़ी रोने लगती है और पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। और कसम देती है कि तुम्हें यह बात मुझे बतानी पड़ेगी। दूर कुछ कोलाहल और घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द निकट आकर दूर चला जाता है। झरोखा का मतलब खिड़की।
टापों का शब्द निकट आकर दूर चला जाता है। धीरे 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 उस जो घोड़े जब दौड़ते हैं तो जो रिदम बनती है उसी को टाप कहते हैं। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती हैं कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट का मतलब बुरा या कोई हादसा। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब मैंने यह आकृतियाँ देखी थीं। जो आकृतियों का मतलब वो कह रही है कि जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में कह रही है। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका जो है सिर से पैर तक पूरा कांप जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग किस लिए आए हैं? अंबिका, ना जाने। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है परंतु मल्लिका उसे बाँह से पकड़ कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। अग्निमित्र जो है ये मल्लिका के लिए रिश्ता ढूंढने जाता है। अंबिका ने उसे भेजा हुआ है। जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तो तुमने भेजा था? ओठ फड़फड़ाने लगते हैं और वह बढ़कर अंबिका के निकट आ जाती है। वह मल्लिका को थोड़ा क्रोध आ जाता है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? मल्लिका कह रही है तुम जानती हो कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों कर रही हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? तुम समझती हो कि मैं निरर्थक मतलब चिल्लाती हूँ, कहती हूँ? यहाँ पे ये स्वतंत्र नारी के रूप में दिखाई जा रही है। मल्लिका, अंबिका धान को मुट्ठी में लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका को भी अब क्रोध आ गया है तो वह धान को ही मसलने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बात ही सार्थक होने जा रही है। अग्निमित्र यही संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। वे कहते हैं मतलब जहाँ शादी देखने के लिए गया था तो उन लोगों ने मना कर दिया। मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। उसे वह नष्ट करना चाहती हो तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मल्लिका कहती है उसका अपना जीवन है, उसका जीवन अपनी संपत्ति है। उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को वह जिस तरह से जीना चाहती है उसी तरह उसको जीने दिया जाए। उस पर किसी को आलोचना करने का अधिकार नहीं है, उसकी बुराई करने का अधिकार नहीं है। अंबिका, मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर को झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही थी। अंबिका, तुम ना कहो, मैं तो कह रही हूँ आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। वह गुस्से में है। जब मल्लिका उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है तो वो उसे हटा देती है। फिर अंबिका कहती है मैं जानती हूँ कि तुम पर आज कितना अधिकार भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। अपवाद का मतलब होता है अफवाह। मैं जानती हूँ कि तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है। मल्लिका ये अंबिका कह रही है, उसको ताना दे रही है कि मैं जानती हूँ कि तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, मतलब तुम्हारे ऊपर कालिदास का अधिकार हो गया है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे सहा नहीं जाता। मतलब गांव में जो बातें चल रही हैं कालिदास को लेके, मल्लिका को लेके जो अफवाहें चल रही हैं उसे वो सुन नहीं पाती। मल्लिका बाहें घुटनों पर रख कर उन पर सिर टिका लेती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ कि अपवाद होता है, तुम्हारे दुख को भी जानती हूँ,
फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। भावना में भावना का वर्णन करने का मतलब ये जो सर्वश्रेष्ठ भावना है, भावना में भावना, सर्वश्रेष्ठ जो भावना है मतलब प्रेम की भावना और आदर्श की भावना, उसका वर्णन मल्लिका ने किया है। मैं जानती हूँ माँ कि अपवाद होता है, तुम्हारे दुख को भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। वह जान रही है कि मुझे और कालिदास को लेकर इस गांव में चर्चाएं होती हैं, लेकिन वह जो है अपराध का भाव उसके मन में नहीं आता है। वह अपने को निर्दोषी पाती है, अपने को दोषी नहीं पाती है। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया मतलब वो श्रेष्ठ भावना को वरती है या चुनती है, इसलिए उसे अपने संबंध को लेकर जरा भी दुख नहीं है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से ही प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। मतलब वह कालिदास से प्रेम तो करती है, लेकिन कालिदास को यह नहीं बताती कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, और यह प्रेम मन से होता है, उसकी संवेदनाएं ही जुड़ी हैं, उसके भाव ही जुड़े हैं और कुछ भी नहीं। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर है। हाँ, अंबिका जो है ताना देती है कि वितृष्णा मतलब होती है घृणा, घृणा कहती और मुझे ऐसी भावना से घृणा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर। अनश्वर का मतलब बिना, जिसका कहेंगे कि जिसका नाश ना हो, अनश्वर। कोमल, कोमल का मतलब जान ही रहे हैं, कोमल। पवित्र का मतलब शुद्ध, पवित्र। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्मप्रवंचना है। आत्मप्रवंचना का मतलब होता है कि मन में सोची हुई बात जो मन में चल रही है, तुम खाली ऐसा सोचती हो, लोग ऐसा नहीं सोचते। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उसने जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्णन, हाँ, वह क्रोध में कहती, अंबिका जो क्रोध में कहती है, तुम जिसे भावना कहती है वो केवल छलना है और आत्म प्रवंचना है। मतलब तुम केवल ऐसा सोचती हो, लोग ऐसा नहीं सोचते। आत्म प्रवंचना का मतलब होता है स्वयं सोचा हुआ। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्णन, हाँ, वह ताना देती है। मल्लिका क्षण भर गर्दन उठाकर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। स्थूल आवश्यकताओं के मतलब होता है जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जो दिखाई दे रही हैं, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर ध्यान भटकने लगती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उसे संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। मल्लिका जो है कहती है कि सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह मतलब ग्रामवासियों की तरह तुम भी उसे संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। किसके बारे में कह रही? कालिदास के बारे में कह रही है। कालिदास के बारे में कह रही है। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मैं उससे घृणा करती हूँ, अंबिका कहती है। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। फिर कहती मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ प्रकट होती हैं।
मतलब जैसे विवश हो जाती है, कुछ कर नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, तो वो क्रोध में ही एक साथ व्यथा उसके चेहरे पे आती है, दुख भी आ जाता है, विवशता भी आ जाती है, सब कुछ उसे एक साथ दिखाई देने लगता है। मल्लिका कहती, माँ, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। अंबिका कहती कि अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। प्रयोजन का मतलब होता है मतलब। जैसे अन्य लोगों को उससे क्या मतलब है, किंतु मुझे है, क्योंकि उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। क्योंकि कालिदास के कारण मल्लिका जो है विवाह नहीं करना चाहती, और गांव में जो है सब अफवाह फैली हुई है, चर्चाएं चल रही हैं। फिर ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है, क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर झटके से अंदर की ओर चल देती है। अंबिका जो है कालिदास से चिढ़ती है, से नाराज रहती है, इसलिए उसके आने पर वह हट जाती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। वह फिर ताना देती है कि माँ का जीवन केवल भावना नहीं है, माँ कर्म है, मतलब काम करना है। माँ का जीवन जो है वो काम करना है, केवल भावना से जीवन नहीं चलता। वह उसे ताना दे रही है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। हरिण शावक का मतलब होता है हिरण का बच्चा। हिरण का बच्चा। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हम नए प्राण हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल अस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल फिर हम वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे खाएंगे ना। वह कालिदास जो है हरिण शावक को प्यार करता हुआ, उसे सहलाता हुआ ये सब बातें कह रहा है कि एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे, तो मतलब तुम धैर्य रखो, दुखी ना हो। वो हिरण के बच्चे से करा, हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। जो बाण लगने पर उसे, मतलब बाण लग गया है और उसे दर्द हो रहा है, तो कहता है हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श, मतलब कोई अगर दुख देता है तो दूसरा व्यक्ति उसे प्यार देकर संभाल भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, मतलब हमें दोबारा प्राण मिल जाएगा, दोबारा हमें जीवन मिल जाएगा। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण का मतलब होता है ओढ़ना। जैसे अल्प का मतलब, तल्प का मतलब बताया था, सैया या बिस्तर, और अस्तरण का मतलब होता है ओढ़ने वाला। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। पहले दवा नहीं होती थी तो देसी दवा ही लगाई जाती थी चोट पे, जिसमें घी औषध होती थी। घी का लेप हो, घृत मतलब घी। कल फिर हम वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे। दूर्वा का मतलब दूब, घास जो होती है। मल्लिका प्रयास से अपनी मुख मुद्रा बदलकर द्वार की ओर जाती है। मतलब अभी क्रोधित है, लेकिन वह जो है अब अपना मूड ठीक करती है और फिर बाहर निकलती है। मल्लिका, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। जो पहले अभी घोड़े के टाप की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसके बारे में कालिदास भी कह रहा है। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। संभवतः राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं, मतलब उज्जैनी राज्य से कुछ कर्मचारी आए हैं।
हरिण शावक को वक्ष के साथ सटाकर थपथपाने लगता है। हरिण शावक को वह गले से लगा लेता है और थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पूर्व हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औटाकर रखा है, देखती हूँ। वो कहती है कि हाँ, माँ ने दूध जो है खौलाकर उबाल कर रखा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा था। माँ कहती थी कि जब भी ये लोग आते हैं कुछ न कुछ अनिष्ट होता है। वर्षागम के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। वो कहती है कि वर्षा के बाद जो रोमांच हुआ और उसके बाद ये आकृतियाँ जो दिखाई दी, जो लोग राज कर्मचारी जो आए हुए हैं उनके बारे में सुनकर मुझे थोड़ा विचित्र लगा। दूध का बर्तन मिल जाने पर उससे दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज मुझसे बहुत रुष्ट है। कालिदास को बताती है कि माँ आज मुझसे बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, अब हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना। वह जो है उसको कह रहा है जिसने हरिण शावक को बाण मारा है। या कुलाच भरता हुआ मेरी गोदी में आ गया। कुलाच भरता हुआ मतलब जैसे हिरण चलता है तो उसकी जो चाल होती है उसे कुलाच कहते हैं। मैंने कहा तुम्हें वहाँ से ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा स्नेह मिलेगा। बिना कहे ही मल्लिका की तारीफ कैसे करा कि तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। वह जो मल्लिका है, मल्लिका की आँखें कैसे हैं, आँखों की तारीफ कैसे करता है, तुम्हारी माँ की मतलब हिरणी की तरह तुम्हारी मल्लिका की आँखें, मल्लिका की आँखें हिरणी की तरह हैं, उसका सा ही स्नेह मिलेगा। मतलब कि वह बहुत ही स्नेहिल स्वभाव की है, बहुत प्रेममयी है, दूसरों के प्रति बहुत दया दिखाती है। स्निग्ध दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए हुए पास आती है। स्निग्ध दृष्टि से मतलब प्रेम भरी दृष्टि से। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षागम के समय मैं तुम्हारे साथ ही थी, अन्यथा इस तरह भीख कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। मतलब मल्लिका जब आती है घर में तो उसकी माँ जान जाती है कि यह जो है कालिदास के साथ ही थी। और यह सब चर्चाएँ जो है गाँव में जब चलती हैं, लोग बात करते हैं, तो जो अफ़वाह उड़ाते हैं उसी को अपवाद कहते हैं। उससे अंबिका दुखी होती। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुँह दूध के निकट ले जाती है। हरिण शावक 2-1 बार दूध को जिह्वा से छूकर मुँह हटाने लगता है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। कालिदास कहता है हरिण शावक से कि हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ज्योंढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है, क्षण भर उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को सिर से पकड़कर उसका मुँह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे मतलब उसे बताता है कैसे पियो। दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका कुछ डरी सी हरिण शावक को लिए थोड़ी दूर हट जाती है। कालिदास दूध के भाजन को आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। कालिदास दंतुल से कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तुमसे परिचित नहीं हूँ, हम एक दूसरे से अपरिचित हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कालिदास कहता है तुम जब मुझसे परिचित नहीं हो तो तुम मेरे घर में आ कैसे गए? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? या तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इस बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता।
अब दंतुल कहता है, कैसी आकस्मिक बात है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ। मतलब जैसे वो पूछ रहा है कि मैं, तुम मुझसे परिचित नहीं, तुम मेरे घर में चले आए, तो ये कहता है कि इसी तरह आकस्मिक मतलब एकाएक यही बात मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ कि जब तुम मुझसे परिचित नहीं हो तो मेरे द्वारा मारे गए हरिण शावक को तुम उठाकर यहाँ तक क्यों ले आए? अगर उसकी जो चोट लगी है उसकी बूंदें यहाँ तक ना गिरती तो मैं तुमको इस मौसम में देख भी ना पाता, पकड़ भी ना पाता, क्योंकि वो जो अ, रक्त बिंदु है, जो खून गिरा था, वो धीरे धीरे धुल जाता या अंधेरा हो जाता तो उसे दिखाई न देता। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, क्योंकि दंतुल जो है राज्य कर्मचारी है तो उसकी वेशभूषा जो है नगर की तरह है और वो अच्छी वेशभूषा में है, तो इसलिए वह व्यंग कसता है कि मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देख कर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देख कर? तो दंतुल जो है फिर व्यंग कसता है कि क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देख कर तुम यह कह रहे हो? जान पड़ता है कि चौर कर्म के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी तुम्हें अभ्यास, तुम चौर कर्म के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। सामुद्रिक का मतलब होता है ज्योतिषी। चौर कर्म का मतलब चोरी वाला काम, जो हरिण शावक को उठा कर ले आया है उसीलिए वो चौर कर्म कह रहा है। मल्लिका, चोट, यहाँ पे सामुद्रिक का मतलब हो गया ज्योतिषी, जो चेहरा देखकर या मस्तिष्क देखकर बता देते हैं। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? लांछन का मतलब होता है आरोप। दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे आप बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए इस समय यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। कालिदास कहता है कि यहाँ इस प्रदेश में, मतलब जिस गांव में वह रह रहा है, वहाँ पे हिरणों को मारा नहीं जाता और तुम बाहर से आए इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें इसके लिए अपराधी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको इस नियम का पता नहीं है। दंतुल फिर व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी नहीं जानते। ग्रामीण वो व्यंग कसता है कि अब राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी नहीं जानते हो। वह कालिदास से कहता है कि तुम जो है अपराध और न्याय का अर्थ भी नहीं जानते, इन शब्दों का अर्थ भी नहीं जानते, और तुम चले हो मुझे जो है बताने कि क्या अपराध है और क्या सही है। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जानकर आश्चर्य हुआ। फिर कालिदास भी व्यंग कहता है कि शब्द और अर्थ केवल राजपुरुष जानते हैं, यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। दूध उठाकर हरिण शावक के निकट ले जाता है। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, हरिण शावक मुझे मुझे दे दो। कालिदास, या हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम यह सोच कर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी अंतरण पर, मतलब वह अंतरण, तल्प होती है सैया, और अस्तरण जो होता है उस पे जो बिस्तर लगाया गया ओढ़ने के लिए, वो होता है अस्तरण। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि, जो पर्वतों की भूमि है, उसकी संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती है। मतलब ये बिल्कुल मेरी तरह ही है, हम भी इस पर्वत भूमि के निवासी हैं और यह भी है। यह सोचकर तुम भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी अस्तरण पर रख दो या सुला दो। अंबिका, इस घर के तल्प और अस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। वह अंबिका जो है क्रोध में कहती है कि तल्प और मतलब सैया और बिस्तर जो है वो हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका,
तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। मतलब बिस्तर जो होता है ओढ़ना और ओढ़ने वाला और बिछाने वाला, वो जो है मनुष्यों के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल तीक्ष्ण दृष्टि से उसे देखता रहता है। दंतुल और राजपुरुष, दंतुल तुम्हें अ, का, कालिदास, या राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। दंतुल और राजपुरुष तुम्हें ले जान ले जाते देखता रहेगा। वह कहता है कि क्या राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? कालिदास, या राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। इस तरह से हम पहले अंक में यहाँ तक पढ़े हैं। अब अगले भाग में हम इसके आगे